नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। यूपी में अमेठी और रायबरेली सीटों पर जब से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, तब से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी बहुत डरी हुई है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि कांग्रेस की इस शतरंजी चाल का जवाब वो कैसे दे। जब उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा, तो अब बीजेपी अपने दूसरे हथकंडों पर उतर आई है। दूसरे हथकंडे यानी मारपीट, तोड़फोड़, डराना धमकाना, ये सारी चीजें अब अमेठी में तो शुरू हो ही गई हैं। जी हाँ, कल अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के सामने कुछ लोगों ने गुंडागर्दी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कम से कम 6 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, उन्हें तोड़फोड़ में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और इसमें कम से कम 4 लोग घायल भी हो गए हैं। बहुत बुरी खबर है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए, क्योंकि जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो उम्मीद यही रहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होंगे। लेकिन जो हाल इस समय अमेठी का दिख रहा है, उसमें ये समझ में आ रहा है कि अमेठी में जो कुछ हुआ, ये महज एक दुर्घटना नहीं हो सकती, इसके पीछे सोची समझी साजिश है। कौन है इस साजिश के पीछे, ये पता लगाने वाली बात है। फिलहाल अमेठी की पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, अज्ञात लोगों के खिलाफ। लेकिन इन अज्ञात लोगों का पता कैसे चलेगा, ये बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। और इस सब पर, पूरे इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के शासन पर। यूपी में योगी सरकार है जो हमेशा ये दावा करती है कि यूपी में कानून व्यवस्था उत्तम है और वहां गुंडागर्दी नहीं है, वहां बुलडोजर के डर से सारे गुंडे भाग गए हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस कार्यालय के सामने तोड़फोड़ की? कांग्रेस के लोगों ने इस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कांग्रेस का ये मानना है, साथ ही देश के बाकी जो भी लोगों की इस समय नजर चुनाव पर है और जो देख रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली में किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, उन सब का यही मानना है, एक जैसे विचार आ रहे हैं सामने कि अमेठी में इस समय बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है। स्मृति ईरानी के सामने हार का डर खड़ा हो गया है और शायद यही वजह है कि अब तोड़फोड़ जैसी घटनाएं होने लगी हैं। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होती, जब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तब तक किसी का नाम नहीं लिया जा सकता कि हाँ, इसने ऐसा काम किया। लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं कि चुनाव के पहले और जब अमेठी से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया, केएल शर्मा को वहां से प्रत्याशी बनाया, उसके बाद क्यों ऐसी घटना हुई, ये सवाल उठ रहे हैं। और आज इसी सवाल पर और कल तीसरे चरण का मतदान है, तो उसके पहले बीजेपी की हालत किस तरह से खराब हो रही है, इन तमाम सवालों पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। अमलेंदु जी, कल अमेठी में जो कुछ हुआ, इसके पहले जब डीबी लाइव की टीम भी अमेठी गई थी, तो वहां भी उन्हें कुछ लोगों का इसी तरह से असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ा था। लेकिन पत्रकारों का काम होता है कि हर तरह की परिस्थिति में हर तरह के खतरे मोल उठाकर वो पत्रकारिता करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो डीबी लाइव की टीम ने भी वहां से पूरी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि इस समय अमेठी में माहौल क्या है। लेकिन अब जो नजर आ रहा है, अब तो कांग्रेस के दफ्तर के सामने तोड़फोड़ हुई और आरोप ये भी लग रहे हैं कि वहां पे कुछ दूरी पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और पुलिस भी वहां पर चुपचाप वो देखती रही सब कुछ होते हुए। मतलब अगर एक आध गाड़ी पर कोई पत्थर मारकर चला जाए तो उसे पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये दिख रहा है कि 4-6 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए या उन पर लाठी डंडे बरसाए गए या कुछ लोगों को चोट पहुंचाई गई, तो जाहिर है कि हो हल्ला हुआ होगा वहां पर। तो पुलिस इस समय अलर्ट क्यों नहीं रही, खासकर तब जबकि इस समय हाई प्रोफाइल और काफी संवेदनशील बना हुआ है अमेठी क्षेत्र, जब से वहां पर केएल शर्मा ने अपना नामांकन भरा है। क्योंकि बीजेपी पूरी उम्मीद लगाकर बैठी थी कि राहुल गांधी आने वाले हैं। राहुल गांधी पहुंच गए रायबरेली और अमेठी आ गए केएल शर्मा। तो क्या बीजेपी इस उलटफेर से इतनी हड़बड़ा गई है कि अब वो दूसरे तरीकों का सहारा लेने लगी है? अमरिंदु जी, देखिए सर मित्रा जी, जो अमेठी की घटना है ये निश्चित तौर पे साफ दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी अमेठी में बुरी तरीके से पिछड़ रही है। ये इस तरह की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इस तरीके जी, की घटनाएं तब होती हैं जबकि दूसरा पक्ष जो है वो हारता हुआ दिखाई पड़ता है, उसको लगता है कि हम जो है बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं, तो वो इस तरीके की हिंसा की पे उतर आता है। तो ये जिस तरीके की हिंसा अमेठी में हुई है और कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि स्मृति ईरानी अब ये समझ रही हैं कि वो केएल शर्मा से भी हारने जा रही हैं। मतलब पहले तो ये समझा जाता है कि जी, राहुल गांधी लड़ेंगे तो राहुल गांधी उनको हराएंगे, लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने उनका कद जो था एकदम से बौना कर दिया और केएल शर्मा जो एक साधारण से कार्यकर्ता थे कांग्रेस के और 41 साल से वहाँ का चुनावी प्रबंधन सब देख रहे थे, उनको स्मृति ईरानी के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब स्मृति ईरानी की चिंता ये है कि अगर केएल शर्मा से भी हार जाती हैं तो फिर
क्या किस तरीके से अपना वो जाके मुंह दिखाएंगी। तो इसके बाद जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो वो हिंसा पे उनके लोग जो हैं वो उतर आए हैं, इसको ऐसा समझा जा सकता है। हालांकि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। जहां तक पुलिस का सवाल है समिता जी, देखिए चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और आज ही उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो अमेठी पहुंचे हैं। वहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित कर लिया, दूसरी जनसभा को संबोधित करने के लिए वो जा रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं किस तरीके से पुलिस के ऊपर वहाँ दबाव होगा कि उसको जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद करनी है। ये जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ की पुलिस जो है वो बीजेपी के कहने पे ही काम कर रही है और उन्हीं के दबाव में काम कर रही है। ये कई तरीके के आरोप जो हैं लगते रहते हैं कि सरकारें जो किस तरीके से दबाव डाल रही हैं पुलिस के ऊपर, वो कर रही हैं। मैं देख रहा था कि आज एक वीडियो जो है वो बदायूं में शिवपाल सिंह यादव का भी वायरल हो रहा है। वो भी वहाँ के एक थाना अध्यक्ष के ऊपर जो वो कह रहे हैं कि जो ये सपा के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें तो सब जगह हो रही हैं। पुलिस बीजेपी के एक तरह से कहा जाए कि एजेंट के तौर पर काम कर रही है। बीजेपी के लोग हमला करते हैं तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, दूसरे लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है। ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो पुलिस का तो अपना जो जिस तरीके का काम है उसको करना था, लेकिन सवाल पुलिस का नहीं है समिता जी। सवाल यहाँ है कि बीजेपी इतनी ज़्यादा क्यों बौखला रही है और अमेठी में बीजेपी इतनी ज़्यादा परेशान नज़र क्यों आ रही है। इसका मतलब साफ तौर पर यही समझा जा सकता है कि स्मृति ईरानी ये अच्छी तरीके से सब समझ रही हैं कि अमेठी में वो बुरी तरीके से हारने जा रही हैं, इसीलिए जो ये किया जा रहा है। आपने जिस तरीके से बताया कि हमारी भी टीम जब वहाँ थी, DV Live की टीम वहाँ थी, बुशरा खानम और इकरार हमारे वहाँ थे और फारूक हमारे कैमरामैन वहाँ पे थे। तो वो जब वो जनता से बात कर रहे थे उस समय भी स्मृति ईरानी के लोग जो थे वहाँ आ गए थे। उन्होंने वहाँ इसी तरीके से व्यवधान किया था और मार पिटाई जो थी वहाँ शुरू हो गई थी। तो हमारी टीम के ऊपर भी इसी तरीके से हमला हुआ था। खैर वो हमारी टीम जो थी वो बच के उस समय वहाँ से चली आई थी। तो हम लोगों ने उस समय ये बात नहीं कही कि चूँकि हम लोगों का काम है, जाते हैं तब इस तरीके की चीज़ें सब सामने आती हैं, उसमें नहीं कहा गया। लेकिन वहाँ चर्चा ये अच्छी तरीके से अमेठी के लोगों को मालूम है कि DV Live की टीम के ऊपर भी इस तरीके से हमला हुआ था। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप पत्रकारों के ऊपर हमले कर रहे हैं, जो वहाँ जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप अगर वहाँ जाकर के कांग्रेस के दफ्तर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि आप जो है वो अपने को हारा हुआ मान चुके हैं और फिर ये हारे हुए माने जाने की स्थिति में आपकी इस तरीके की प्रतिक्रिया हो रही है। बुशरा खानम जब वहाँ थी, वहाँ से रिपोर्ट कर रही थी, उन्होंने बताया था समिता जी कि जिस दिन स्मृति ईरानी का नॉमिनेशन था उस दिन भी कांग्रेस के दफ्तर में घुस करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहाँ बीजेपी के लोगों ने पीटा था, मतलब दफ्तर के अंदर घुस करके, और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो सामने जिस तरीके से आ रही हैं उससे ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि स्मृति ईरानी बुरी तरीके से अपने को हारा हुआ समझ रही हैं और हवा का रुख जो है वो साफ तौर पे बताता है स्मृति ईरानी अमेठी को लूज कर रही हैं बुरी तरीके से। समिता जी, कल तीसरे दौर का मतदान होने वाला है और उसके पहले अमेठी से यह खबर आ गई। हालांकि अमेठी में 5वें चरण में मतदान है, लेकिन इस समय यही नजर आ रहा है कि बीजेपी की हालत पूरे देश में खराब हो रही है। और अमेठी का तो इतिहास रहा है कि यहाँ पर हमेशा गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी की राजनीति चमकी ही इसलिए क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। इस बार भी उन्हें उम्मीद थी कि वो बिल्कुल अपनी जीत आराम से दर्ज कर लेंगी, लेकिन और उन्हें ये लग रहा था, वो बार बार राहुल गांधी को चुनौती दे रही थी कि आइए और लड़िए, लेकिन आप भाग जाएंगे, इस तरह का वो कर रही थी। और जब अमेठी से राहुल गांधी ने पर्चा नहीं भरा तब भी उन पर तंज कसे गए कि आप डर गए, आप भाग गए। लेकिन जब KL शर्मा ने चुनाव वो लड़ रहे हैं तब फिर किस बात का डर है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि स्मृति ईरानी आज भी उनके गौरीगंज में और अमेठी में, मतलब वहां कई कार्यक्रम हैं, उनके नुक्कड़ सभाएं हैं, वो लगातार भाषण दे रही हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो उनका संसदीय क्षेत्र है यानी अमेठी, वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई। उनके मतलब प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन राजनीति में तो प्रतिद्वंदी को भी बराबर का स्थान दिया जाता है, सम्मान के साथ उससे व्यवहार किया जाता है। और उनके प्रतिद्वंदी के कार्यालय के सामने अगर तोड़फोड़ हुई है तो एक भी ट्वीट स्मृति ईरानी ने नहीं किया। और अब पता नहीं आज के भाषणों में वो इसका जिक्र करेंगी या नहीं, लेकिन उनका एक भी ट्वीट इस मामले में न करना, एक लाइन इस मामले में न लिखना, ये बता रहा है कि उन्हें अब बुरी तरह से डर लगने लगा है। और अमेठी में कभी भी इस तरह की गुंडागर्दी चुनाव के दौरान नहीं हुई, ये वहां का इतिहास रहा है। और KL शर्मा जो कि 40 सालों से अमेठी रायबरेली में लगातार बने हुए हैं और इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कल की इस घटना पर क्या कहा, इसको सुनते हैं। कल कांग्रेस कार्यालय के सामने जो घटना हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि ये हमारी अमेठी की संस्कृति कभी नहीं रही। यहाँ लोकतंत्र के बहुत से इलेक्शन हुए, ये हम पहली बार ये देख रहे हैं। ये कौन लोग आगे चुनाव लड़ने जो इस तरह की संस्कृति पैदा कर रहे हैं। 15 दिन बाद यही कांग्रेसी, यही बीजेपी वाले आपस में इनके रिश्ते भी हैं, विचारधारा के रूप से अलग अलग हैं ये लोग। लेकिन ये किस तरह का कल्चर पैदा करके जा रहे हैं कि हमारे भाइयों को भाइयों से लड़ाने जा रहे हैं। भाई उनकी विचारधारा के लोग
उनके साथ रहें, हमको कोई ऐतराज़ नहीं। हमारी विचारधारा के लोग हमारे साथ रहें, वोट मांगे, अपने काम पे मांगे, हम अपने पे प्रचार करें। ये इस तरह एक तो पहली बात है, इससे हम डरने उड़ने वाले तो नहीं हैं, ठीक है। बहुत से असम में भी मैं रहा हूँ तो वहाँ तो और भी खतरनाक स्थितियाँ थी ये, लेकिन ये नुकसान मेरा ये है कि उन्हीं का होने वाला है। तो अमेठी का ये कल्चर नहीं है, यहाँ के लोग यूज तो नहीं है इस तरह की घटनाओं की। क्या लगता है कौन लोग हैं इसके पीछे? पुलिस को दे दिया कंप्लेंट, फाइंड आउट करें यहाँ से। केएल शर्मा ये कह रहे हैं कि ये अमेठी का कल्चर नहीं है और वो साथ में ये भी दावा भी कर रहे हैं कि बीजेपी को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। यानी बीजेपी ने, अगर मान लीजिए अगर इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, अगर ये बात सामने आती है तो फिर ये समझ में आता है कि बीजेपी को इसमें नुकसान भी होगा। और जिस तरह के वो हथकंडे अपना रही है, डिवाइड एंड रूल के जो वो कर रही है, उस पर भी अब देश भर में एक माहौल बनने लगा है। लोगों को अब ये बात पसंद नहीं आ रही कि बात बात पर दूसरों पर उंगली उठाना और अपने कामों की उपलब्धियां नहीं गिनाना, ये सब बीजेपी के हथकंडे हैं, दिख रहे हैं और इससे बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। यही माहौल इस समय अमेठी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेठी के एसपी ने भी कल की इस घटना पर अपना बयान दिया और उन्होंने बताया कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है। एसपी के इस बयान को सुन लेते हैं। रात में कांग्रेस कार्यालय के पास घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल रात में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने फोन करके सूचना दी कि कुछ लोगों ने उनके कार्यालय के सामने जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें शीशे वगैरह उसके तोड़ दिए हैं। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया। संबंधित सीओ और एडिशनल एसपी को भी मौके पर भेजा गया और वहां पर उस फोर्स तैनात कर दी गई। मौके पर शांति व्यवस्था बनाई गई। इस संबंध में एक सद्दाम हुसैन है जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और उनके साथ पत्थर फेंके गए जो उनके सिर में लगे, जिससे उनको चोट भी आई है। तत्काल सुसंगत धाराओं में गौरीगंज थाने पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है रात में ही, और सीसीटीवी फुटेज या अन्य माध्यमों से जो भी इसके लिए उत्तरदायी है उनकी पहचान की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमरिंदर जी, यहाँ पुलिस तो बता रही है कि वो काम कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कल पुलिस कहाँ थी? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक हाथ पत्थर फेंककर कोई भाग जाए तो ऐसे लोगों को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जहां बाकायदा गाड़ियों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हो, तोड़फोड़ की जा रही हो, कुछ लोगों को चोट पहुंचाई गई, तो इतना हो हंगामा हुआ होगा, तो फिर ये कैसी पुलिस व्यवस्था है और क्यों पुलिस ने इस पर नहीं देखा? इसमें आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर मतलब प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही की गई? और अगर लापरवाही की गई है तो क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इस समय देश में जो भी कुछ हो रहा है उसकी पहली जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन पर भी बनती है। शर्मिष्ठा जी, निश्चित तौर पे पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से बीजेपी के एक तरीके से कहा जाए अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम कर रहा है, तो इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं है भी कि नहीं है। बहुत से लोग, मैंने देखा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि हम माला पहनाने के लिए जा रहे हैं चुनाव आयोग की कब्र पर जा करके कि कभी एक चुनाव आयोग भारत में हुआ करता था। तो चुनाव आयोग तो खैर है कि नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि पुलिस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त तरीके से दबाव है। वो निश्चित तौर पे होगा भी, वो सभी जगह जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पुलिस जो है बीजेपी के दबाव में है। चुनाव आयोग के अधीन भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन उस समय भी जो है वो जो राज्य सरकार होती है उसका दबाव पुलिस प्रशासन पर रहता है, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव कराने के बाद चला जाता है, फिर उसके बाद चुनाव आयोग पलट करके देखता भी नहीं है कि जो उसने कार्रवाइयाँ की थी या क्या किया था वो क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने काफ़ी अधिकारियों को बदला था और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नज़दीकी आईएएस अफसर समझे जाते हैं उनका भी उसने उनको उनके पद से हटा दिया था, कहीं और अटैच कर दिया था उनको। लेकिन सवाल ये है कि केवल मुख्यमंत्री से जुड़े हुए किसी आईएएस अधिकारी को आपके उस पद से हटा दें, इससे व्यवस्था सुधर नहीं हो जाती। जिलों के अंदर जिस तरीके से दबाव अधिकारियों के ऊपर है और ख़ासतौर से पुलिस के अधिकारियों के ऊपर है, तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है किस तरीके से पुलिस अधिकारियों के ऊपर दबाव ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी का है। और ये केवल अमेठी की घटना नहीं है शर्मिष्ठा जी, ये तमाम जगहों से इस तरीके की खबरें लगातार आती रहती हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। यहाँ तक खबरें आई हैं, हालांकि चुनाव से पहले की वो खबरें हैं कि किस तरीके से पुलिस अधिकारियों के साथ ही जो अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो बदसलूकी कर रहे हैं, थानों के अंदर बदसलूकी कर रहे हैं, इस तरीके के वीडियोज़
लगातार वायरल हुए। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो खराब है, ये समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, इसमें तो कोई शक या कोई बहस की गुंजाइश इसमें बनती नहीं। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी के लोग आखिर इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं। अगर आप जीत रहे हैं और आपको लगता है कि राहुल गांधी के वहाँ से अमेठी से ना लड़ने के बाद जो है आपकी जीत और बड़ी हो गई है और राहुल गांधी आते तो आप उनको भी हरा देते, अगर आपके अंदर इतना भरोसा है और इतना आपको जो विश्वास है अपनी जीत के ऊपर, या स्मृति ईरानी को इतना ज़्यादा अपनी जीत के ऊपर विश्वास है, तो इस तरह की घटनाएं फिर नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह की घटनाएं हुई हैं हमारी टीम के साथ भी हुई हैं, और हम जिस तरह की वहाँ से बताया था कि जिस दिन स्मृति ईरानी का नॉमिनेशन था उस दिन भी कांग्रेस के दफ्तर में घुस करके तोड़फोड़ की गई और कार्यकर्ताओं को पीटा गया। इस तरह की खबरें भी जिस तरीके से आई, हमारी टीम ने वहाँ से बताया, अमेठी से कांग्रेस दफ्तर से खड़े होकर के, और उन कार्यकर्ताओं से बात भी कराई जो उस समय वहाँ मौजूद थे। तो ये जिस तरह की चीज़ें होनी, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा हताश है, और जिस तरीके से 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और उसके बाद जो माहौल बना है, और तीसरे चरण में भी शर्मिष्ठा जी ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होने जा रहा है, और 280-282 के आसपास जो है मतदान जो है कल तक पूरा हो जाएगा। यानी आधे से ज़्यादा जो है वो लगभग 60% जो है वो मतदान पूरा हो जाएगा, और इसी में अगर बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान है तो आप समझ सकती हैं कि बीजेपी फिर कहाँ ठहर रही है। तो ये चीज़ें साफ समझ में आने लगी हैं कि बीजेपी अब केंद्र से जा रही है, और ये बात बीजेपी को समझ में आ रही है, उसके कार्यकर्ताओं को समझ में आ रही है, उसके नेताओं को समझ में आ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो जगह जगह इस तरीके की हताशा अब हमको बीजेपी के लोगों की देखने को मिलेगी कि वो किस तरीके से जहाँ जहाँ उनकी राज्य सरकार ने वहाँ पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर के इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो लेकिन विपक्ष की अपनी तैयारियाँ हैं, और मुझे लगता है विपक्ष को इन सब बातों से घबराने की या इस पर कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान इसी पे केंद्रित करना है कि जनता किस तरीके से आपके मुद्दों पे बात कर रही है, और जो जनता आपके मुद्दों पे बात कर रही है वो पोलिंग बूथ तक जाकर के अपना वोट डाले। विपक्ष को इस पे खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। समिता जी, बिल्कुल विपक्ष ध्यान दे भी रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सारे नेता जहां जहां भी जा रहे हैं, जो भी रैलियां कर रहे हैं, उनके भाषणों में लगातार जनता के हितों की बात ही हो रही है, जनता के मुद्दों की बात हो रही है। दूसरी ओर मोदी हैं जो अब पाकिस्तान पर पहुंच गए हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने गोधरा कांड का किस तरह से गलत संदर्भों में जिक्र किया, और आज के किसी अखबार में छपा भी है, क्योंकि कल तीसरे चरण का मतदान है, और विज्ञापन इस तरह का छपा है कि आपको, अगर आप इंडिया को जिताते हैं तो पाकिस्तान खुश होगा, और बीजेपी को जिताते हैं तो इंडिया खुश होगा, मतलब भारत खुश होगा, तो आप तय करिए कि आपको किसको खुश करना है। तो इस तरह के विज्ञापन भी छप रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन जैसा कि हम देख रहे हैं उसका ध्यान हो भी तब भी वो बिल्कुल आंख कान मुंह सब बंद करके बैठा हुआ है, बिल्कुल बोल नहीं रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है अमलिंदु जी की स्मृति ईरानी भी कुछ इसी तरह से चल रही, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो कहीं इस घटना की निंदा करती, कोई ये ट्वीट करती, कुछ अपने सोशल मीडिया पर कुछ डालती कि भाई ये सब जो हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या इतनी कर्टसी भी स्मृति ईरानी नहीं दिखा पा रही अमलिंदु जी? समिता जी, कर्टसी का तो आप उम्मीद किसी भी भाजपा नेता से नहीं कर सकती हैं, और स्मृति ईरानी से तो खास तौर से नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है कि कम से कम स्मृति ईरानी को ये कांग्रेस के ऊपर ही दोष मर देना चाहिए था, इन्होंने अपनी गाड़ियाँ खुद तोड़ ली। भाई इतना ही आपको कहने को मतलब कुछ तो आप बोलती, आप एकदम से खामोश हैं। आप अमेठी से चल के वायनाड जाती हैं राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए, लेकिन जब जहां अमेठी में आपको चुनौती मिल रही है वहां आप खामोश हो जाती हैं। समिता जी, मुझे याद अच्छे तरीके से 2014 में जब ये मंत्री बनी थी तो उस समय मैंने कुछ एक ट्वीट किया था, तो स्मृति ईरानी मुझको ही ट्रोल करने के लिए खुद आ गई थी। तो वो ट्वीट अभी तक सुरक्षित होगा, निकालूंगा तो वो मिल जाएगा कि मुझको ट्रोल करने के लिए वो स्मृति ईरानी खुद आ गई थी। इसी तरीके से आपको याद होगा कि एक बड़े टीवी चैनल का कार्यक्रम था, उसमें स्मृति ईरानी मौजूद थी, और उसमें फिर उनकी भीड़ जो थी वो मंच पर जो थी चढ़ाई थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। ये भी आपको याद होगा कि किस तरीके से एक वो मॉल में गई थी और फिर वहाँ वो कपड़े चेंज करने को लेकर के फिर उन्होंने किस तरीके के आरोप वगैरह लगाए थे, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा विवादों में नहीं थी। इसी तरीके से वो एयरपोर्ट से अपने घर जा रही थी तो मालूम पड़ा कि साहब कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है, ये उन्होंने आरोप लगाया था। फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे वो गिरफ्तार किए गए थे। इस तरह की मतलब जो मेरे दिमाग में आ रही हैं उनकी कुछ बातें वो आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा स्मृति साथ दे रही है। तो जो स्मृति इस समय मेरा साथ दे रही है समित्रा जी, मुझे लगता है कि इस स्मृति के जरिए स्मृति ईरानी को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि वो किस तरीके का व्यवहार कर सकती हैं या भी किस तरीके का व्यवहार करती हैं। अगर उनके लोग नहीं थे
तब भी स्मृति ईरानी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए थी कि हमारे लोग नहीं थे। और अगर आपको पॉलिटिक्स ही करनी थी इस घटना को लेकर के भी, तो आप फिर कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगा दी थी इनके लोगों ने अपनी गाड़ियां तोड़ी। लेकिन अगर आप खामोश हैं और अभी तक आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, और रात की 12 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है जिस तरीके से, और अब तक जो है अगला 12 बज चुका दोपहर का, यानी 12 घंटे से ज़्यादा का समय, 15 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका। आपके कार्यक्रम भी लगे हुए हैं, आप जा रही हैं वहाँ, FIR भी के लिए जो है वो तहरीर दे दी गई है, और SSP साहब खुद बता रहे हैं कि साहब तहरीर आ गई है, कांग्रेस नेता ने दी है, उसकी वो जांच कर रहे हैं। तो जब पुलिस जांच कर रही है, तहरीर चली गई है, तो आपका इतना तो फर्ज बनता था कि आप इसकी कम से कम निंदा ही करती, और निंदा भी अगर आप की तो कम से कम कांग्रेस के ऊपर ही आप आरोप लगाती। लेकिन आप कांग्रेस के ऊपर भी आरोप नहीं लगा रही हैं, निंदा भी नहीं लगा रही हैं। इसका मतलब प्रथम दृष्टया ये समझा जा सकता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई हाथ रहा होगा, या अगर हाथ नहीं भी रहा होगा तो वो अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए एक तरीके से खामोशी अख्तियार कर चुकी हैं, जिन लोगों ने ये इस घटना को जाकर के अंजाम दिया हुआ। ऐसा नहीं होता है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसके पीछे नेता का ही हाथ होता है। कभी कभी होता ही है कि कार्यकर्ता अति उत्साह में और अपने नेता को जो ये बताने के लिए कि हम आपके कितने भक्त हैं और आपके लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। लेकिन उस नेता का सर्वोच्च दायित्व ये बनता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की घटना करने से रोके, और अगर किसी ने की है तो उसकी जांच लगाए, और विपक्षी के सामने जाकर के सॉरी बोले कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं से गलती हुई, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और इसका जो दंड बनता है वो हम आपके लिए भुगतने के लिए तैयार हैं। तो ये होता है एक बड़प्पन, और एक ये होता है कि आप राजनीति में कितनी स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, या स्वच्छ राजनीति आप कर रहे हैं। लेकिन आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से आप ये आशा करें कि वो स्वच्छ राजनीति करेगा, या आप स्मृति ईरानी से करें, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि उनसे हमें इस तरह की कोई आशा करनी नहीं चाहिए समिता जी। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी में अब शायद ऐसे कोई नेता बचे ही नहीं जो इस तरह की कर्टसी या कहना चाहिए कि शिष्टाचार दिखा सकें। स्मृति ईरानी तो बिल्कुल, क्योंकि वो लगातार गांधी परिवार पर जिस तरह से हमलावर रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई निजी दुश्मनी निकाल रही हैं। और KL शर्मा के नामांकन के बाद भी जिस तरह की टिप्पणियां उन पर हुई हैं, उसको देखकर भी यही लगता है। कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी KL शर्मा का, तो जिसमें वो पत्रकार उनसे यही सवाल कर रहा था कि यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी, तो उन्होंने बड़े सलीके से जवाब दे दिया कि मैं यहाँ 40 साल से हूँ और स्मृति ईरानी यहाँ 10 साल से हैं, तो कौन स्थानीय कौन बाहरी, ये अलग मुद्दा हो जाता है। और इसी दौरान कुछ लोगों ने, वो मंदिर में थे KL शर्मा, और नारे भी लगा दिए राहुल गांधी जिंदाबाद के, तो KL शर्मा ने उनको फौरन टोक दिया कि मंदिर में नारे मत लगाओ। तो ये होता है एक बड़प्पन और समझदारी राजनीति में कि भले ही राहुल गांधी के नाम के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन मंदिर के भीतर किसी और को जिंदाबाद के नारे लगाना गलत है या सही नहीं लगता, तो इसलिए उन्होंने उसको टोक दिया। तो कांग्रेस के नेताओं में, या चाहे अगर हम KL शर्मा को अभी तक जो लोग बहुत मामूली कार्यकर्ता भी बता रहे थे, तो ये दिख रहा है कि नेताओं से लेकर मामूली कार्यकर्ता तक भी सब उस राजनीतिक शिष्टाचार का और राजनीतिक तहजीब का पालन करके चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता जो अपने आप को विश्व गुरु भी बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि उनके नेतृत्व में देश में कितनी मजबूत सरकार आई, उनकी मजबूती हम इसी चीज से समझ सकते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उनसे माफी का एक वाक्य नहीं निकलता, तो इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी कितनी कमजोर हो रही है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की तैयारियां बहुत मजबूत हैं इस बार। पहले 2 चरणों में हमने देख लिया कि विपक्ष काफी दमदारी से मैदान में उतरा, और कल तीसरे चरण का मतदान है। तीसरे चरण में गुजरात भी है, जहां की सभी 25 सीटों पर कल मतदान होना है, और गुजरात में इस बार बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है। उधर यूपी में, चाहे MP में, छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे जगहों पर इस समय बीजेपी की हालत, और खास कर्नाटक में तो बीजेपी इस बार बहुत बुरी तरह घिर चुकी है प्रज्वल रेवन्ना मामले में। और इस मामले में कांग्रेस की महिलाओं में मोर्चा ने जिस तरह का पूरा हल्ला बोल करने का फैसला लिया है, उससे भी बीजेपी घिरी हुई है। तो विपक्ष की अपनी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बीच अमेठी की जो घटना हो गई है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी घिर गई है। अमेठी में और रायबरेली को लेकर अब कांग्रेस भी बहुत संभल कर कदम उठा रही है और काफी सोच समझकर फैसले ले रही है। आज ही खबर आई है कि भूपेश बघेल को रायबरेली और अशोक गहलोत को, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अशोक गहलोत को अमेठी का अभी चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो चुनाव जितवाने में दोनों जन वहां पर मदद करें।
तो ये दिख रहा है कि विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी की हालत खराब हो रही है। और बीजेपी किस तरह से अब काम कर रही है, सूरत में देखा हमने, इंदौर में देखा और उसके पहले खजुराहो में देखा कि अब वो या तो वो विपक्ष के नेताओं को बैठाने के उसमें आ गई है कि अगर आप हारने के उसमें लग रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि आप बैठ ही जाइए। ये अब बीजेपी का खेल चल रहा है। और कल अमेठी की घटना पर कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पूरे देश का भी संदर्भ लिया है। क्या है इस ट्वीट में, इसको देखते हैं। प्रदेश के अमेठी में रविवार रात भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर तोड़फोड़ की, वह अनिंदनीय और शर्मनाक है। इस घटना के दौरान कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। अगर निर्वाचन आयोग अमेठी जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय तक को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता, तो पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किस तरह से होगा। इस घटना से साफ हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में हार सामने देखकर अब तक नेताओं की तोड़फोड़ करने वाली भाजपा अब लाठी डंडों से तोड़फोड़ पर उतर आई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत गंभीरता और सतर्कता से काम लेना चाहिए। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और उनका ये ट्वीट और जिसमें वो ये सलाह भी दे रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत गंभीरता और सतर्कता से काम लेना चाहिए। और साथ ही अमलिंदु जी, यहाँ उन्होंने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया कि अब तक नेताओं की तोड़फोड़ करने वाली, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस या दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ने में लगी हुई है, अब वो इस तरह के तोड़फोड़ और गुंडागर्दी पर उतर आई है। बीजेपी के इस हथकंडे में कांग्रेस को किस तरह से अब और सावधानी बरतनी होगी, अमलिंदु जी? देखिए सर्वमित्रा जी, एक तो कांग्रेस को सावधानी ये बरतनी होगी कि अपने जो उनके दफ्तर हैं जहाँ जहाँ, वहाँ उनको थोड़ी सुरक्षा बढ़ानी होगी, कार्यकर्ताओं का थोड़ी संख्या बढ़ानी होगी कि कार्यकर्ता वहाँ ज़्यादा तादाद में उपस्थित रहें। किसी भी समय कम कार्यकर्ता दफ्तर में उपस्थित ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। जिला प्रशासन जहाँ भी है, जहाँ जहाँ उनके दफ्तर हैं, वहाँ उनको जाकर के देना होगा कि आप हमारे इस ऑफिस की जो है सुरक्षा व्यवस्था कीजिए, यहाँ पे आप तैनात कीजिए पुलिस को। सर्वमित्रा जी, होता ये है कि जब चुनाव होता है तो जो तमाम प्रत्याशी होते हैं उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है और साथ साथ जो उनके दफ्तर होते हैं वहाँ भी पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ये एक मिनिमम नॉर्म्स जो हैं वो चुनाव की हैं कि सुरक्षा किस तरीके से उपलब्ध कराई जाती है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहीं उत्तर प्रदेश में होता हो, जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ जहाँ भी दफ्तर होंगे वहाँ की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। और जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं या जो हाई प्रोफाइल सीट्स होती हैं उन पर ये सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी की जाती है। अगर कांग्रेस के दफ्तर पर अमेठी जैसे जगह पर अगर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और अगर व्यवस्था थी और पुलिस मूक दर्शक बनी रही, तो फिर ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि इसके पीछे बीजेपी का ही हाथ था और ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया और बीजेपी ने इसको पीछे से कहीं ना कहीं कोई जो है इसको शय दी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बीजेपी को आगे बढ़ करके जिन लोगों ने भी किया उनकी गिरफ्तारी की मांग बीजेपी को खुद करनी चाहिए, जो कि बीजेपी अभी तक नहीं कर रही है। और ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं सर्वमित्रा जी। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लोगों को वास्तव में सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जिस तरीके से कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब अब तक नेताओं की तोड़फोड़ करने वाली पार्टी जो है वो दफ्तरों पर तोड़फोड़ कर रही है, तो इन नेताओं की तोड़फोड़ तो इन्होंने अब की है सर्वमित्रा जी, शुरू की है पिछले 10 सालों में। ये दफ्तरों पे हमले तो पहले भी करते रहे हैं, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है, ये इस तरीके की पहले भी वारदातों को अंजाम देते रहे। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली इस तरीके की वारदात है। अगर आप इतिहास को खंगाल के देखिए तो तमाम जगहों पर इस तरीके की वारदात आपको देखने को सुनने को मिल जाएंगी कि दूसरे दलों के दफ्तरों पर जो है किस तरीके से हमला किया। केरल में तो सर्वमित्रा जी बाकायदा जो है ये आरोप लगते रहे हैं कि माकपा के कई नेताओं की कार्यकर्ताओं की हत्याओं में इनके लोगों का हाथ रहा है और सजाएं हुई हैं, उसमें इस तरीके की खबरें लगातार आती रही हैं। तो ये तो साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का गांधी की अहिंसा में कोई विश्वास नहीं है, बल्कि इनका जो हिंसा में विश्वास है, इसको समझा जा सकता है। ये एक आम साधारण समझ जो है लोगों के बीच में है कि बीजेपी का जो है हिंसा में विश्वास है। तो ये जिस तरीके की घटनाएं आ रही हैं तो उससे साफ समझा जा सकता है कि हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ हो सकता है। ये एक आम समझ जो बनती जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी को, जैसे मैंने पहले कहा कि बीजेपी को स्मृति ईरानी को स्वयं आगे बढ़ करके इसकी निंदा करनी चाहिए थी और खुद जाकर के अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर के जो एसएसपी है वहाँ के उनसे जाके मिलना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इसकी आप जाँच कराइए और जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो अभी तक इस तरह की कोई बात जो है बीजेपी की तरफ से हमें सुनने को नहीं मिली है। वहाँ स्थानीय स्तर पर कुछ कह दिया हो और यहाँ सूचना नहीं आई हो तो वो अलग बात हो सकती है, लेकिन हमने अभी तक नहीं देखा ना सोशल मीडिया पे ना मीडिया में कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
कोई इस तरीके की निंदा या कोई प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया हो कि साहब जो कांग्रेस के दफ्तर पे हमला हुआ वो गलत है। तो आप इस तरीके के अगर हमलों में आप विश्वास कर रहे हैं तो आप देखिए समिता जी, ये कि जब आपके शीर्ष नेतृत्व जो है, आपका शीर्ष में बैठा हुआ व्यक्ति जो है, उसकी भाषा अगर गिर सकती है, प्रधानमंत्री स्वयं जो है किस निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आप ये आशा नहीं कर सकते कि निचले स्तर का कार्यकर्ता जो है वो कोई संयम बरतेगा, चूँकि उसको प्रेरणा जो मिलती है वो प्रेरणा वहीं से मिलती है जहाँ से मोदी जी जो बात करते हैं। तो मोदी जी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जिस तरीके से जाकर बिहार में उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, और फिर हालांकि बड़े अच्छे शब्दों में एक कहा, तेजस्वी ने उसका जवाब दिया, लेकिन वो ठीक है, तेजस्वी ने अपनी एक मर्यादा के अंदर रहते हुए जवाब दिया, लेकिन प्रधानमंत्री तो अपने निचले स्तर पे आ गए ना, जो उनका स्तर है उस पर आ गए वो अपनी, एक तरह से कहा जाए। तो ये जिस तरीके की चीज़ें हैं, तो इससे फिर बीजेपी का निचले स्तर का कार्यकर्ता जो है वो भी इस तरीके की फिर वारदात में संलग्न हो जाता, मतलब उसमें जुड़ जाता है इस तरह की वारदात में। तो मुझे लगता है कि राजनीति में शुचिता की बातें भारतीय जनता पार्टी पहले बहुत किया करती थी, लेकिन आज जो है राजनीति की शुचिता जिस तरीके से समाप्त की जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान है समिता जी। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी अब राजनीतिक शिष्टाचार तो वो पहले ही भूल चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि उसे शांतिपूर्ण मतदान में भी कोई यकीन नहीं लग रहा है। अमेठी की घटना इस बात का गवाह है, और अमेठी की घटना शायद इस बात का भी गवाह है कि इस बात की भी गवाह है कि स्मृति ईरानी को वहां हार का डर दिख रहा है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने इस पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि अमेठी से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बुरी तरह से हार रही हैं, और इस ट्वीट के साथ उन्होंने कल जो अमेठी में घटना हुई उसके कुछ वीडियो को उसको उन्होंने अटैच किया है। इसी तरह से सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनका भी एक ट्वीट इस मामले में आया है, और उन्होंने ये लिखा है कि अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस मूकदर्शक बनी रही और भाजपाई गुंडागर्दी करते रहे। हवा का रुख बदल गया है, गाड़ियां तोड़ने से बात नहीं बनेगी भाजपाइयों। यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने एकदम साफ साफ बोल दिया है कि गाड़ियां तोड़ने से या तोड़फोड़ करने से भाजपाइयों बात नहीं बनेगी। तो अमलेंदु जी, आपको क्या लग रहा है कि भाजपा की बात अब किस तरह से बनेगी, क्योंकि कल तीसरे दौर का मतदान होने वाला है, और इस मतदान से पहले आज जो अखबारों में सुर्खियां रही हैं, एक देश का लीडिंग अखबार है जो अभी तक तो वो ऐसा लग रहा था कि सत्ता के पक्ष में वो खबरें दे रहा था, लेकिन फिर उनकी खबरों में ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं वो, और उसमें मतलब जो संविधान की बात हो रही, रिजर्वेशन की बात हो रही है, और महंगाई की बात हो रही है, प्रज्वल रेवन्ना कांड का जिक्र है, ये सारे जिक्र हैं। और उसके बाद लिखा गया है कि कल 93 सीटों पर मतदान होना है, यानी कहीं ना कहीं की इशारा कि बीजेपी इन मुद्दों पर फंस सकती है, क्योंकि ये सारे मुद्दे कांग्रेस के और इंडिया के उठाए हुए हैं। दूसरी ओर एक बड़े नामी गिरामी चैनल के जो मालिक हैं, उनका भी प्रेस फ्रीडम डे पर और जिस तरह का बयान आया, तो आपको क्या लग रहा है कि हवा का रुख वाकई बदल गया, जैसे सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं, और भाजपाइयों के लिए अब किस तरह से काम बनेगा, कैसे उनकी बनेगी बात, क्योंकि बात तो उनके लिए शायद बिगड़ ही चुकी है। समिता जी, बात बनने का वो मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता बचा है बीजेपी के लिए, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और ये सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट का सवाल नहीं है समिता जी, या सुप्रिया श्रीनेत ने कहा हो कि बौखलाहट है। आप ज़मीन पे जाकर के देखिए, ज़मीन पे आप जाकर के बात कीजिए, आम आदमी किस तरीके से जो है सवाल उठा रहा है बीजेपी के ऊपर, वो अब जेरे बहस है। आम आदमी जो है वो अब बहस कर रहा है कि इन्होंने 10 साल में किया क्या है आखिर। भाई आप ठीक है, आपने एक बार आपको मौका मिला था, ये सोचा गया दूसरी बार आप जो है काम करेंगे, चलिए आपको फिर से एक मौका दे दिया गया। 10 साल बहुत होते हैं, और 10 साल में देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। तो आपने पिछले 10 वर्षों में देश के लिए किया क्या है, ये जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है। आप तीसरी बार किस आधार पे वोट मांगने के लिए आ गए हैं कि देश आपको तीसरी बार क्यों सत्ता सौंप दे, ये सवाल अब लोग कर रहे हैं। रोज़गार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, जिस तरीके की चीज़ें हैं उस पर अब सवाल लगातार उठ रहे हैं, और इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नहीं है। आप देखिए कि जो लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो जाकर के ज़मीन पे जाकर के कुछ सवाल करने लगते हैं, यकायक जाकर के जनता के बीच में जाकर के, आप देखिए वहाँ किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उनको आम जनता जो निरुत्तर कर रही है, और लगातार सवाल इस तरीके कर रही है कि आपने अब तक किया क्या है, और उसके जवाब देते नहीं बन रहा है। इस तरीके के तमाम वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी इस तरीके के तमाम वीडियोज़ वायरल हैं, ज़मीन पर जिस तरीके से लोग सवाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर
करके जो सवाल अब उठना खड़े हुए हैं, इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नज़र नहीं आ रहे हैं। और कल तीसरे चरण का मतदान हो जाएगा, उसके बाद स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी समिता जी। और उसके बाद फिर आप देखिएगा किस तरीके से प्रधानमंत्री की भाषा जो है वो और ज़्यादा गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। ये हम कल के बाद जो है वो देखेंगे निश्चित तौर पर। हालांकि प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन कर आए हैं, लेकिन रामलला उनका कितना मदद करते हैं ये देखना होगा, चूँकि रामलला किसी भी जो है ऐसे दल का या ऐसे व्यक्ति का समर्थन या उसका मदद नहीं करते हैं जो जरा भी छल करता हो या जिसने छल किया हो। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार देश की जनता के साथ छल किया है। जिन वायदों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी उनमें से एक भी वायदा जो है वो पूरा नहीं किया गया, और फिर आप नए नए वायदे आप लेकर के चले आ रहे हैं। तो पहले जो आपने पिछले वायदे किए थे उनका रिपोर्ट कार्ड आपको पेश करना होगा। आपको याद होगा समिता जी की जो संसद का बजट सत्र चल रहा था तो उस समय कांग्रेस के जो 10 साल थे पिछले यूपीए सरकार के, उस पर एक श्वेत पत्र लेकर के वित्त मंत्री जो थी वो आई थी। आप पिछली सरकार जो थी 10 साल पहले जो सरकार थी उसके 10 साल के कार्यकाल पर लेकर के श्वेत पत्र आ गए, लेकिन आप अपने जो 10 साल का था उसका काला पत्र लेकर के अभी तक आप नहीं आए हैं, श्वेत पत्र लेकर के नहीं आए हैं कि इसमें आपने क्या क्या घपले, क्या क्या गड़बड़ियाँ, क्या क्या आपने किया है, ये आपने अभी तक नहीं बताया है। जिस तरीके से सवाल खड़े होना शुरू हुए, खासतौर से जैसे ही मामला आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, उसके बाद ही हवा बनना होती एकदम से शुरू हो गई थी। ये समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके का कोई भ्रष्टाचार किया समिता जी। उसके बाद फिर वो 400 पार का नारा जो दिया, उसके बाद फिर संविधान बदलने की जो बातें शुरू हो गई, उससे फिर एक मैसेज चला गया कि ये संविधान बदल करके जो है आरक्षण ख़त्म करेंगे और इनका मकसद जो है ये संविधान बदलना और आरक्षण ख़त्म करना है और लोकतंत्र को ख़त्म करना है। ये बात नीचे तक ज़मीन पर चली गई जनता के बीच में। ये इनकी परेशानी का सबसे बड़ा सबब समिता जी एक तरीके से समझा सकता है, इसीलिए एक तरीके से परेशान होते हैं। और रही सही कसर जो थी वो वैक्सीन का जो खुलासा हुआ यूके में कि जो वैक्सीन यहाँ सबको लगवाई गई उससे जिससे चंदा भी लिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो किस तरीके से लोगों की असमय मौत का कारण बन रही है वो वैक्सीन। ये जिस तरीके से खबरें आई तो इसने जनता के बीच में और ज़्यादा नाराज़गी बीजेपी को लेकर के पैदा कर दी है कि आपने जिस कंपनी से चंदा तो ले लिया, लेकिन आपने जो है 140 करोड़ लोगों को मौत के मुँह में एक तरीके से धकेल दिया है। ये लोगों के बीच में एक संदेश जाना शुरू हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब जनता के सवालों के जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए अब उनकी स्थिति अब कोई बनती हुई नहीं लगती समिता जी, बिगड़ती हुई ही दिखाई पड़ेगी और कल के बाद ये स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी। बीजेपी के लिए कल का दिन काफी चुनौती भरा साबित होने वाला है, क्योंकि 11 राज्यों की 93 सीटों पर कल मतदान है और पहले 2 चरणों में बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है। और बीजेपी की हालत, जैसा कि अमलेंदु जी बता रहे हैं, इस वजह से भी खराब हुई क्योंकि संविधान बदलने की जो बात है वो मैसेज अब कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं ने जनता तक पहुंचा दिया है। और कल मोदी बीते हुए कल वो अयोध्या में थे, वहां उन्होंने जनसभा की और रोड शो किया और जिन लल्लू सिंह के लिए मोदी वोट मांग रहे थे वो लल्लू सिंह, उनका भी एक बयान है कि हमको 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान बदल देंगे। इसके पहले मोदी जो थे उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे थे, जिसके ऊपर कई बहुत सारे बलात्कार के आरोप हैं और वो इस समय देश से भागा हुआ है। तो मोदी ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप वोट मांग रहे हैं जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, कोई संविधान को असुरक्षित कर रहा है, कोई महिलाओं को असुरक्षित कर रहा है। और जनता अब ये समझने लग गई है कि बीजेपी के राज में उसके हित भी जो है असुरक्षित हो रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को अभी जो टिकट मिली उस पर भी निर्मला सीतारमण का एक बयान आया था कि क्योंकि उन पर अभी कोई आरोप साबित नहीं हुए, मतलब वो दोषी नहीं है, तो फिर उनके बेटे को टिकट देने में क्या हर्ज है। ये सोच है बीजेपी की महिला नेताओं की, जो महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाना तो दूर की बात, वो उन लोगों के साथ खड़े होने में भी नहीं हिचकिचा रहे जिन पर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि बीजेपी को जनता से अब कोई उसका सरोकार नहीं है, कोई लेदा देदा नहीं है, वो केवल अपनी सत्ता से उसका मतलब है। और मोदी से लेकर नीचे तक के जितने लोग हैं, नेता, जितने ये मंत्री हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं उनका केवल एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से सत्ता में लौटे, फिर चाहे वो गलत तरीका ही क्यों ना हो। और अमेठी की कल की जो घटना है उससे एक बात ये फिर साबित हो गई कि बीजेपी अब बौखलाहट में सारे गलत कदम उठा रही है। अमलेंदु जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि अमेठी सीट, मतलब रायबरेली और अमेठी 2 जगहों पर काफी हाई प्रोफाइल चुनाव जो माने जा रहे थे और रायबरेली से राहुल गांधी थे, चर्चा वहां की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी ने, अगर वो चाहती तो चुपचाप रहकर अपना काम करते रहती, लेकिन केएल शर्मा को कल जिस तरह की जो घटना हुई उसके बाद आज सारा ध्यान जो है सब लोगों का, मीडिया का और ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर अमेठी की चर्चा जिस तरह से हो रही है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है क्योंकि उन्होंने अमेठी में और केएल शर्मा को बैठे बिठाए माइलेज दे दी है?
निश्चित तौर पर सर मित्रा जी, एक तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, तो ये किया इसलिए गया होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो गिरे और उन्हें लगे कि यहाँ बड़ा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो वो हुआ उसका उल्टा है कि वो मनोबल टूटने की बजाय मनोबल बढ़ गया और पूरे देश भर में ये संदेश चला गया। एक तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने उनको अकेला छोड़ दिया स्मृति ईरानी को, अब उनके पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं सर मित्रा जी, और एक साधारण से कार्यकर्ता को कांग्रेस ने उतार करके ये चुनौती पेश कर दी सर मित्रा जी स्मृति ईरानी के सामने कि हमारे कार्यकर्ता से ही पहले लड़कर के जीत के दिखा दो, फिर हम जानेंगे तुमको। तो अब ये स्मृति ईरानी के सामने बहुत बड़ा संकट है कि के.एल. शर्मा से स्मृति ईरानी हार जाती हैं, तो स्मृति ईरानी की स्थिति मोदी जी के दरबार में क्या होगी, ये आप समझिए। एक तरीके से राहुल गांधी जब खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो मोदी जी आकर के उनके लिए प्रचार कर रहे थे और एक तरीके से बता रहे थे कि स्मृति ईरानी बल्कि मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन आज क्या स्थिति होगी स्मृति ईरानी की, ये समझा जा सकता है। तो स्मृति ईरानी ने अटेंशन क्रिएट करने के लिए हो सकता है करवाया हो, ये हो सकता है ना भी करवाया हो, कार्यकर्ताओं ने उनके अति उत्साह में कर दिया हो बताने के लिए कि हम इस स्थिति तक जा सकते हैं। बहरहाल जो भी है वो स्मृति ईरानी इसको अच्छे तरीके से समझ सकती हैं, हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि उन्होंने कराया कि नहीं कराया। कांग्रेस के लोगों के जो आरोप हैं वो जाहिर सी बात है कि वो एक राजनीतिक दल है, उनके अपने आरोप हो सकते हैं, जो भी हो ये तो जाँच के बाद ही विषय स्पष्ट होगा। लेकिन ये समझा निश्चित तौर पर जा सकता है सर मित्रा जी कि जो सीक्वेंसेस बन रहे हैं, जो घटनाओं के जो तारतम्य को अगर जोड़ा जाए जो है उसको, इससे साफ समझा जा सकता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं और ये एक तरीके से कांग्रेस का मनोबल तोड़ने की कोशिश के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, जो इसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं। बल्कि एक तरीके से कहा जाए, जैसा कि आपने कहा कि आपने माइलेज जो है वो के.एल. शर्मा को ही और दे दिया। अब शर्मिष्ठा जी इसकी जिस तरीके से प्रतिक्रिया होगी अमेठी में वो देखने लायक होगी, क्योंकि अमेठी के लोग पहले ही स्मृति ईरानी से काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। अब ये उनकी समझ में आ गया कि स्मृति ईरानी अगर जीत के जाती हैं तो यहाँ गुंडागर्दी और बढ़ जाएगी और बीजेपी के लोग जो हैं वो आम जनता का जीना दूभर कर देंगे। ये संदेश अब जाएगा और जनता मुझे लगता है कि बहुत मजबूती के साथ अब स्मृति ईरानी के खिलाफ वहाँ सड़कों पर होगी और पोलिंग बूथ पर जाकर के मशीनों के जरिए जो है स्मृति ईरानी को वहाँ सबक सिखाने का काम करेगी, ऐसा मैं समझ सकता हूँ सर मित्रा जी। यही लग रहा है अमलेंदु जी, क्योंकि हमने पहले भी जितने भी बार हमने अमेठी के मुद्दे पर चर्चा की तो उसमें हमने यही देखा कि अमेठी के लोग तो बाकायदा संकल्प भी ले रहे हैं कि हम इस बार किसी भी तरह से बीजेपी को यहाँ से हराएंगे और उन लोगों को ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो राहुल को जिताने की बात कर रहे थे अमेठी के लोग। बहरहाल राहुल ना सही लेकिन के.एल. शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वहां पर और चूंकि वो गांधी परिवार के करीबी रहे हैं तो एक तरह से ये माना जा रहा है कि परिवार का ही कोई व्यक्ति वहां पर उठा है और गांधी परिवार से कोई हो ना हो, लेकिन स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों में वहां क्या नहीं किया है इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी देखी जा रही थी पहले से। और अब कल की इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी ने खुद अपने लिए एक मुसीबत और मोल ले ली है। आपने बोला कि मोदी के दरबार में उनकी क्या स्थिति रहेगी, मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी का दरबार भी 4 जून के बाद बचता है या नहीं बचता है, या फिर खुद मोदी को किसी गुफा में समुद्र के नीचे या कहीं और जाकर उनको ध्यान करने की जरूरत महसूस होती है, ये भी देखना होगा। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं। कल तीसरे दौर का चुनाव है और उस तीसरे दौर के चुनाव के पहले अमेठी की ये जो घटना हो गई है इसका असर केवल अमेठी तक नहीं रहने वाला है। कल जिन सीटों पर 93 सीटों पर चुनाव है, क्या वहां पर अमेठी में हुई इस तोड़फोड़ की गूंज पहुंचेगी? क्या लोगों को अब ये समझ में आएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं हो रहे हैं बीजेपी के राज में, और क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या जनता इस सवाल का जवाब कल ढूंढेगी या कल देगी, ये हमें कल देखना होगा। आज की इस चर्चा को अमलेंदु जी हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमसे जुड़े, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने आज की इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।